आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और सभी की और कभी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप देश के लिए, समाज के लिए, हमारे जितने भी युवाओं के संघर्ष की जो प्रेरणा के केंद्र है, इनको निरंतर ऊर्जा देते रहे। इसी प्रकार आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आप प्रसन्न रहे, निरोगी रहे, निरंतर आपका आशीर्वाद हम सब बच्चों पर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज के इस अनूठे समारोह में मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, बतीसी खाप के चौधरी साहब, बाबा जी, शुकिंदर सिंह जी, खाप के बाकी पदाधिकारीगण, सम्माननीय वशिष्ठ जी, सरदार परमजीत सिंह जी, बालियान जी, यहाँ पर सभा में मौजूद सारे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, सभा का संचालन करने वाले पहलवान साहब, भाई दीपक जी और दूसरे बंधु जिन्होंने इस बीड़े को उठाया, आप सबको मैं नमन करता हूं, इन्होंने इस संघर्ष को शुरू किया। आज की सभा में उपस्थित विजय हिंदुस्तानी जी, भाई विजयकांत जी चौहान, इनके जोश को देख के आज दिल गदगद हो गया। आप सब लोगों के उत्साह को देख के मन भाव विभोर हो गया। आज के इस समारोह में आपने खाप की तरफ से और अपने सभी उन निवासियों की तरफ से मेरा जो सम्मान किया, मैं तो नाचीज हूँ। आपने वस्तुतः मेरे माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, शहीद भगत सिंह उस सोच का, उस ऊर्जा का, उस संघर्ष का नाम है जो उन्होंने इस देश के नौजवानों को, युवा पीढ़ी को दिया। मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। ये आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली जैसे आमतौर पर बताया जाता है कि छोटा मोटा आंदोलन करके होगी। 7.5 लाख लोगों ने, नौजवानों ने अपने बलिदान दिए। 1857 से भी पहले से ये संघर्ष चला। हजारों गांव जला दिए गए जिन लोगों ने बगावत की थी, गांव जला दिए, घर जला दिए, लोगों को पेड़ों पे फांसियों पे लटकाया। और सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, कंपनी ने ये सुनिश्चित किया कि उन क्रांतिकारियों के शव पेड़ों से कोई उतारे ना, वहीं पे वो गले, ताकि लोगों को सबक हासिल हो कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का, बगावत करने का ये नतीजा निकलता है। उस बलिदानों के बाद, उस संघर्ष के बाद जब उस आंदोलन को कुचल दिया गया, पूरा देश सहम गया। और उसके कुछ सालों बाद महर्षि दयानंद स्वामी जी का उद्भव हुआ। वो उत्तर में आए, गुजरात से चल के हरिद्वार आए, फिर पंजाब गए और वहां पे उन्होंने एक नई जन जागृति फैलाने का काम किया आर्य समाज के माध्यम से। मेरा परिवार खटकड़ कला गांव है जालंधर के पास, मूल रूप से वहां के हम लोग हैं। सिख परिवार है, जाट सिख हैं और एक साधारण जाट सिख परिवार था। महाराजा रणजीत सिंह की फौज में मेरे बुजुर्ग हुआ करते थे, उसके बाद साधारण किसान हो गए। तो मेरे परदादा जी भगत सिंह जी के दादा सरदार अर्जुन सिंह महर्षि दयानंद स्वामी के संपर्क में आए और उनसे बहुत प्रभावित हुए। स्वामी जी ने अपने हाथ से सरदार अर्जुन सिंह जी को दीक्षा दी, आर्य समाज में लाए और उसका यह प्रभाव पड़ा कि अर्जुन सिंह जी के 3 पुत्र थे। मेरे दादा सरदार किशन सिंह, भगत सिंह जी के पिताजी, और 2 चाचा सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह, ये तीनों स्वतंत्रता आंदोलन के रास्ते पे आगे चले। सरदार अजीत सिंह जी बहुत बड़े किसान नेता थे जिन्होंने 1907-8 में पगड़ी संभालो जट्टा का नारा दिया। ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कानून बनाए थे जिनसे किसानों का दमन हो रहा था। उन्होंने बहुत बड़ा किसान आंदोलन चलाया लाला लाजपत राय के साथ मिलके और सरकार की जड़ें हिला दी। ब्रिटिश सरकार इतनी घबराई कि उन्हें 2 साल के लिए बर्मा में निर्वासित कर दिया। वहां से वो वापस आए तो फिर लगा कि इन्हें लंबी जेल होगी, तो साथियों के परामर्श से वो विदेश चले गए और अगले 39 साल अलग अलग देशों में रह के उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काम किया।
नेताजी के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज बनाई और 1947 के आरंभ में वो 39 वर्ष बाद भारत लौटे। भगत सिंह जी के पिता पर, सरदार किशन सिंह जी पर 42 मुकदमे चले राजद्रोह के, और एक अदालत सिर्फ उनके लिए बनाई गई थी जो उनके केस देखती थी। भगत सिंह जी के चाचा, छोटे चाचा स्वर्ण सिंह 1910 में लाहौर जेल में शहीद हो गए। इस पृष्ठभूमि से सरदार भगत सिंह आए, ये विरासत थी उनकी, और इसीलिए वो उनका जो आप आज देखते हो स्वरूप कि वो इस रास्ते पे और आगे बढ़े और उन्होंने अपनी शहादत दी। भगत सिंह जी 12 साल के थे। मेरा परिवार जालंधर से 1890 में लायलपुर, जो आज पाकिस्तान में है, वहां पर ग्राम बंगा में शिफ्ट हो गया था, यहाँ से उधर चला गया था, क्योंकि वहां जमीनें मिली सब लोगों को। यहाँ से पंजाब से, पूर्वी पंजाब से बहुत से लोग गांव के गांव उठ के वहां गए। तो भगत सिंह जी का जन्म वहां हुआ और वो लाहौर में पढ़ते थे जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे बैसाखी वाले दिन जो इकट्ठे हुए थे समारोह मनाने के लिए, उन पर गोली चला दी। उसका जनरल डायर का यह कहना था कि मार्शल लॉ लगा है, सब लोग घरों में रहे। वो निर्दोष लोग सैकड़ों और हजारों की तादाद में मारे गए, पूरा देश सहम गया। भगत सिंह जी 12 साल के थे, चुपचाप अपने स्कूल न जाके एक दिन लाहौर से अमृतसर आए, पूरा दिन जलियांवाला बाग में रहे और वहां से शहीदों के खून से लखपत मिट्टी को एक बोतल में भर के अपने घर ले गए। मेरी बुआ बीबी अमर कौर शाम को उनके पास आई और कहा, वीरा जी बहुत देर कर दी, आज कहाँ रह गए थे? तो भगत सिंह जी ने उन्हें कहा कि बहन आके नमन करो इस मिट्टी का, जिसमें निर्दोष हिंदुस्तानियों का खून है, जिन्हें बिना किसी वजह के अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया। और इस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। वो अंग्रेजों के अत्याचार से लड़ने के लिए, आजीवन लड़ने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। बाद में जब वो कॉलेज में गए तो क्रांतिकारी साथियों को इकट्ठा किया, नौजवान भारत सभा बनाई। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, सहयोग आंदोलन, उसमें वो साथ लगे। लेकिन गांधी जी ने एक घटना गोरखपुर जिले में चौरा चौरी में हो गई, पुलिस ने गोली चलाई, लोगों की भीड़ ने उस थाने को आग लगा दी, कई लोग आंदोलनकारी मरे, कुछ पुलिस वाले जल के मर गए। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और इस बात से सरदार भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी लोगों ने जो उनके साथ थे उस आंदोलन में, इन्होंने अपना अलग रास्ता चुन लिया। उनका कहना था कि जब पूरा देश आज़ादी के लिए तैयार था तो गांधी जी ने एक छोटी सी बात पर आंदोलन वापस लेके बहुत बड़ा गलत कदम उठाया। इन्होंने क्रांतिकारी दल का गठन किया, पूरे देश में घूमे और सारे नौजवानों को इकट्ठा किया। सरदार भगत सिंह ने प्रेरणा ली गुरु गोविंद सिंह महाराज से, जिन्होंने अपने चारों पुत्रों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्हें प्रेरणा थी महाराणा प्रताप और शिवाजी की, रानी झांसी की, जिन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते सब कुछ बलिदान कर दिया। और इसी प्रेरणा को लेके वो उस क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। 1925 में काकोरी एक स्टेशन है लखनऊ के पास, वहाँ पर एक्शन हुआ। अंग्रेजी सरकार का खजाना जो सहारनपुर से इलाहाबाद जा रहा था, उसे क्रांतिकारियों ने लूट लिया। बाद में 4 लोगों को फांसी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, और 15 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। सरदार भगत सिंह उस समय उस एक्शन में शामिल नहीं थे, पर उसके बाद कमान, पार्टी की कमान चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी के हाथ में आ गई। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग का गठन किया। सर जॉन साइमन उस कमीशन के, उस आयोग के अध्यक्ष थे, जो भारतीयों को और अधिकार देने के लिए बनाया गया था। लेकिन दुख की बात यह थी कि उस आयोग में, उस कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। इसका जगह जगह विरोध हुआ, लखनऊ में, बंबई में, दिल्ली में, और जब लाहौर में वो कमीशन के लोग गए तो बहुत बड़ी भीड़ वहां गई, जिन्होंने साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। पंजाब के वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय
उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। भगत सिंह और इनके साथी भी उसमें शामिल थे। पुलिस ने बहुत बर्बरता से लाठी चलाई और लाला जी की शहादत हुई। पूरे देश में गम और गुस्सा फैल गया और बंगाल में CR दास थे, चित्तरंजन दास, उनकी पत्नी वासंती देवी ने कहा कि क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा नौजवान है, भारत की तरुणाई में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस राष्ट्रीय अपमान का बदला ले कि एक बुजुर्ग हिंदुस्तानी नेता को दिन दहाड़े लाठियों से मार दिया गया। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और इनके पूरे दल ने ये जिम्मेदारी उठाई और सॉन्डर्स जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था उसे दिन दहाड़े SSP ऑफिस के सामने गोलियों से उड़ा दिया और उस मौत का बदला लिया। बाद में उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली दिल्ली में, जहां आज हमारा लोकसभा का सदन है, इस जगह वो गए। 2 कानून सरकार लाई थी, ब्रिटिश सरकार, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, औद्योगिक विवाद बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, जन सुरक्षा बिल। ये दोनों कानून देश के लोगों के अधिकारों को कम करने के लिए थे। केंद्रीय असेंबली के सदस्य, जिसमें सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता थे, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, सब लोग थे। उस सदन ने उस बिलों को नामंजूर कर दिया। लेकिन भाइयों, वायसराय को अधिकार था कि वो किसी भी नामंजूर बिल को पास कर दे। और जैसे ही वो घोषणा हुई, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 धमाके वहां किए। वो बम किसी की जान लेने के लिए नहीं थे। उन बमों में ऐसा कोई तत्व नहीं था जिससे किसी को चोट पहुंचती। वो सिर्फ करोड़ों दबे और कुचले हिंदुस्तानी लोगों की आवाज को बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए थे। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। और वहां आप समझते हैं कि जहां धमाका हो, कैसी भगदड़ मचती होगी। सरदार भगत सिंह और BK दत्त चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार कराया, खुद अपनी गिरफ्तारी दी, ताकि वो अदालतों को एक मंच के तौर पे इस्तेमाल करें और पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना संदेश दें। अगले 2.25 साल अलग अलग अदालतों में मुकदमे चले, दिल्ली के सेशंस कोर्ट में, लाहौर के हाई कोर्ट में, और बाद में एक खास अदालत उनके लिए बनाई गई, ट्रिब्यूनल। उसमें सरदार भगत सिंह ने कोई वकील नहीं किया। उन्होंने अपनी पैरवी खुद की और कहा कि जो काम हमने किए हम स्वीकार करते हैं, लेकिन क्यों किए, हमारा मकसद क्या है, ये हम बताना चाहते हैं। और जब वो अदालतों में जाते थे तो उत्सव का माहौल होता था। वहाँ गजलें गूंजती थी, मेरा रंग दे बसंती चोला, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अब ना पहले वलवले हैं और ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिल बिस्मिल में है। सरकार के जो वकील थे, सरकारी वकील और सरकारी अमला, वो इसमें तिलमिलाते थे, लेकिन सरदार भगत सिंह को मालूम था कि उन्हें जो सजाएं दी जानी है वो बचने के लिए नहीं कर रहे थे, वो अपने प्रचार के लिए उन्होंने काम किया। इसी तरह उन्होंने अपने विचार बहुत प्रतिपादित किए, उन्होंने बहुत अध्ययन किया। आप जो भगत सिंह जी का रूप देखते हैं, जिसमें उनके हाथ में पिस्तौल पकड़ाई हुई होती है, वास्तव में वो बहुत पढ़ने लिखने वाले विचारक थे। वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे, जिन्होंने ये कहा कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है। तो उन्होंने दुनिया भर की क्रांतियों के बारे में, इतिहास के बारे में, साहित्य के बारे में पढ़ा, और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी की तारीख 24 मार्च तय की गई। लेकिन एक दिन पहले 23 मार्च की शाम को उन्हें फांसी दी गई, क्योंकि हजारों लोगों की भीड़ लाहौर की उस जेल के बाहर थी जहां उन्हें फांसी दी जानी थी, और लोग मांग कर रहे थे कि इनकी फांसी को उम्र कैद में बदला जाए। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा कि जब वो पहुंचे जेलर उनके पास और कहा कि चलिए फांसी के लिए, भगत सिंह जी एक पुस्तक पढ़ रहे थे। उन्होंने एक बार भी जेलर से नहीं कहा कि 12 घंटे पहले तुम क्यों आ गए, मेरी फांसी तो सुबह होनी है। तो वो एक बहुत जिंदा दिल इंसान थे,
और हर समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें बलिदान करने का अवसर मिलेगा। उनका मानना था वो फांसी को रुकवाना नहीं चाहते थे। कुछ लोग विवाद करते हैं कि उनकी रिहाई के लिए, उन्हें माफी दिलाने के लिए, उन्हें जेल से रिहा कराने के लिए नेताओं ने प्रयास नहीं किए। तो सरदार भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी रुके, वो चाहते थे कि उनका बलिदान हो, ताकि एक भगत सिंह जाए तो घर घर में लाखों भगत सिंह पैदा हो। मैं उस परिवार से हूं, मेरे लिए गौरव की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगत सिंह आप सबके भी संबंधी हैं, कोई मेरा परिवार विशेष नहीं। वो तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के अपने हैं और उनके साथ उनका संबंध है, क्योंकि उनका बलिदान किसी एक प्रांत, एक भाषा, एक धर्म के लिए नहीं था, पूरे हिंदुस्तान के लिए था, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए था। आज आप कल्पना कीजिए कि जिस समय उन्हें फांसी के लिए ले जाया गया तो उनके जो भाव थे वो गाने गाते हुए जा रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना, मेरा रंग दे बसंती चोला। और उन्होंने मजिस्ट्रेट को कहा, जो नौजवान अंग्रेज वहां था, कि आप भाग्यशाली हैं कि आप इस बात के गवाह बनेंगे कि भारत के नौजवान सिर्फ ऊंचे आदर्शों की बात नहीं करते, वो हंसते हंसते अपने आदर्शों के लिए, अपने उद्देश्य के लिए किस तरह अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं, किस तरह वो अपना बलिदान देते हैं, आप इसके गवाह बनेंगे। और तीनों जनों ने अपने हाथ से अपने गलों में फंदे डाले और बलिदान दिया। उनके शरीर परिवार को नहीं दिए गए, अंग्रेजों ने चोरी छुपे उन्हें उनके टुकड़े करके बोरियों में भर के लाहौर से 60 किलोमीटर दूर हुसैनीवाला, जो आज फिरोजपुर के भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, एक राष्ट्रीय स्मारक है, वहाँ पर उनकी समाधि है, वहाँ पर लाके चोरी छुपे उन्हें जला दिया। और जब हजारों की भीड़ फिरोजपुर से वहाँ पहुँच रही थी तो अंग्रेज घबरा गए, रात का समय था, मशालें जलती देखी तो उनके शरीर के जले टुकड़े नदी में प्रवाहित करके भाग गए। तो साथियों, ये जो बलिदान हुए ये किस बात के लिए हुए? आज हम देखते हैं कि हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, स्वकेंद्रित हो गए हैं कि अपने अपने परिवार से आगे की नहीं सोचते। तो उन लोगों के बारे में आप कल्पना कीजिए जो शहीद उधम सिंह 40 साल जिन्होंने अपने दिल में वो जज्बा रखा, 20 साल रखा और 47 में जाके उस जनरल डायर से बदला लिया जिसने अमृतसर में गोली चलाई थी। मदन लाल ढींगरा जिनके पिता एक सीएमओ थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे, उन्होंने कर्नल बॉयली पे गोली चलाई, उसे मारा और उसके अत्याचार का अंत किया। शहीद करतार सिंह सराबा जो पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए अमेरिका गए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के गदर पार्टी बना के भारत आए और बलिदान दिया। इन लोगों ने किसी स्वार्थ से बलिदान नहीं दिए, आपकी स्वर्णिम भविष्य के लिए बलिदान दिए। वो चाहते तो बहुत आराम से अपने घरों पर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की कि सिर्फ अंग्रेज चले जाएं और हिंदुस्तानी आके बैठ जाएं, ये नहीं, जैसे सपनों का देश उन्होंने देखा था जिसमें किसी दूसरे का शोषण ना हो, एक आदमी दूसरे का हक ना मारे, मजदूर और किसान को उसका हक मिले, ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना की थी। सरदार भगत सिंह अंधविश्वास के बहुत खिलाफ थे और उनका कहना था कि बड़े से बड़ा आदमी भी अगर कोई अब बात आपको कहे तो आप सत्य की कसौटी पे उसे कसें, देखें कि इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं, तब उस पर विश्वास करें। तो अंधविश्वास ना करें। और उन्होंने कहा कि हम ऐसा देश चाहते हैं जिसमें धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। तो ऐसे देश की कल्पना उन्होंने की थी जो भी नहीं बना। उसके लिए युवा पीढ़ी पे दायित्व है कि हम उनके सपनों को पूरा करें। मैं आज यहाँ आप सबके बीच में आके बहुत उत्साहित हुआ हूँ कि हमारे नौजवान उन शहीदों से, जो देश के सच्चे सरदार भगत सिंह और उनके सारे साथी क्रांतिकारी, बलिदानी और स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के बलिदान दिए,
आप सब उनसे प्रेरणा लेके शहीद भगत सिंह युवा मोर्चा का आपने यहाँ गठन किया। बहुत मैं आपको बधाई देता हूँ। विजय हिंदुस्तानी जी को, यहाँ के सभी संयोजकों को और नौजवान साथियों को, आप लोग जागृत हों और एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर अच्छे लोग मिलके चलेंगे तो आप समाज को बदल पाएंगे। आज समाज की जो बुराइयां हैं, आज संघर्ष की उस संघर्ष की जरूरत नहीं जो भगत सिंह और उनके साथियों ने किया। आज हमारी सरकार है, लेकिन सरकार में अच्छे लोग आए। इसके लिए आपको संकीर्ण विचारधारा को छोड़ के ऊपर उठ के देखना है और समाज की बुराइयां, नशा और दूसरी जो बुराइयां समाज में हैं उनके खिलाफ संघर्ष करना है। इसके एक शुरुआत के तौर पे आपने शहीद भगत सिंह पार्क का जो बीड़ा उठाया, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं और आपकी सफलता की मंगल कामना करता हूं। मैं आशा करूंगा कि जैसे क्रांतिकारी साथी विजयकांत चौहान जी, विजय हिंदुस्तानी जी और यहाँ के स्थानीय सब नौजवान हैं, वो शहीदों से प्रेरणा लेंगे और उनके रास्ते पे चलते हुए एक भारत को एक स्वर्णिम देश बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए कार्यरत होंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत मेरे साथ मिलकर नारा लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत के अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे। बहुत सुंदर। भारत माता की जय।